Hi guys, today we are going to learn about lesson number 2 of geography, that is globe. और इसमें हम पढ़ने वाले हैं latitudes and longitudes के बारे में। अब पूरी अर्थ को एक साथ देखना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे हम देख सकते हैं एक मॉडल के रूप में, एंड दैट मॉडल इज कॉल्ड एज अ ग्लोब। इन योर बुक्स यू कैन सी ग्लोब एक गोल प्लास्टिक का राउंड शेप, स्फीयर शेप एक दिखाया जाता है, और उसके बीच में एक नीडल होती है और एक थोड़ा सा टिल्टेड होता है वो। तो ग्लोब पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी जगह पर पानी है, कौन सी जगह पर लैंड है, कौन सा नॉर्थ साइड है, कौन सा सदर्न साइड है अर्थ का। सो वी कैन मेक आउट, ओके, एक अच्छे से पता लग सकता है। ग्लोब रोटेटेड होता है, फिक्स नहीं होती इसकी पोजीशन। इट कैन बी रोटेटेड the same way as we can rotate a top। एक लट्टू को जैसे हम घुमाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसे घुमाया जा सकता है। नाउ यू सी, जो नीडल इसमें फिक्स्ड है ग्लोब के बीचों बीच थोड़ा सी झुकी हुई है, उसे हम कहते हैं एक्सिस। ये दो दो पॉइंट्स हैं ग्लोब के, जिसके थ्रू नीडल पास हो रही है, वो ग्लोब के पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। And the globe can be moved around this needle from west to east, just as the earth moves। आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि ये जो ग्लोब में हम इस नीडल को दिखा रहे हैं, वैसे कोई अर्थ पर, मतलब अर्थ पर इस तरह का कुछ नहीं होता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, जिससे हम ये समझते हैं, पढ़ते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब पर ऐसी कोई लाइन वहां पर होती नहीं है। एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो ग्लोब के बीचों बीच से होकर जाती है। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर, एंड दिस इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब into two equal parts, the northern hemisphere and the southern hemisphere। जो नॉर्दर्न हाफ है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो सर्दर्न हाफ है उसको हम सर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। So this equator is an imaginary circular line and is a very very important reference, जिसके बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ है। और ये बाकी के सारे जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इक्वेटर के पैरेलल, इसे हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हम डिग्री में मेजर करते हैं। इक्वेटर की डिग्री क्या है? इट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड, and since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle, it will measure as 90 degree। क्योंकि गोल है तो पूरी डिग्रीज कितनी होगी? 360 डिग्री। अगर हम उसका एक चौथाई करें दोनों तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी, तो आता है कितना? 90 डिग्री। Thus we can say 90 degree north latitude marks the north pole, and 90 degree south latitude marks the south pole। As such जितने भी पैरेलल्स हैं उनको हम नॉर्थ साइड पर नॉर्थ लैटिट्यूड कहेंगे, और जो पैरेलल सर्दर्न साइड पे हैं उनको हम सर्दर्न लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड कहेंगे। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है चंद्रपुर, इंडिया में, और ब्राजील साउथ अमेरिका में है। ये दोनों ही जो जगह है, दे आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। लेकिन जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर के, और जो ब्राजील है वो 20 डिग्री साउथ में है दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पर दोनों इक्वेटर के दो अलग अलग हेमिस्फीयर्स में हैं। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर कौन सी जगह है, लोकेशन क्या है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे इन पैरेलल्स का जो साइज है
वो कम होता जाता है। आप इसको पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा गोल हिस्सा बनाया हुआ है, और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे इसका जो गोलाई है वो कम होती जा रही है। Now let's talk about important parallels of latitude. इक्वेटर तो है 0 डिग्रीज के ऊपर, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर हैं। इसके सिवाय भी देर आर 4 important पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जिसमें सबसे पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पर है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्रीज साउथ में है और सर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। नाउ कैन यू सी द पिक्चर हियर? आप ऊपर की तरफ देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे सर्दर्न पार्ट में देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उससे थोड़ा सा आप ऊपर चलिए तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 66.5 नॉर्थ एंड 66.5 साउथ में आपको आर्कटिक सर्कल दिखेगा, और नीचे सर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल दिखेगा, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर हीट जोन्स। ये टॉरिड जोन्स हैं और टेम्परेट जोन्स हैं, एंड लास्ट ऑफ ऑल फ्रिजिड जोन है। 3 तरह के हीट जोन्स होते हैं। तो जब हम दोपहर के टाइम को फेस कर रहे होते हैं तो द सन इज जस्ट ओवरहेड, राइट? So at least once in a year on all the latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, ये जो एरिया है इसके ऊपर मैक्सिमम हीट आती है, इसलिए हम इसको टॉरड जोन के नाम से जाते हैं। The midday sun is, sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. जैसे जैसे पोल्स की तरफ से हम जाते जाते हैं वैसे वैसे ये जो सन की लाइट है वो कम होती चली जाती है, मतलब कमी की तरफ आती जाती है। As such, the areas bounded by Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. So temperature कम होता जाता है as we go towards upper side. तो इस रीजन को टेम्परेट जोन कहते हैं। कौन सा जोन हुआ ये? जो 23.5 से शुरू होता है और 66.5 के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर सन रेज जो है वो तिरछी और हल्की पड़ती जाती हैं, hence the heat or the temperature is not that much, so it reduces. And the area which is between Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere, or Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere, this place is very very cold because the sun does not rise much. उसकी लाइट यहाँ पर पहुंचती ही नहीं है, और पहुंचती भी है कभी तो it is very very less intensity it has. So that's why it is called as frigid zone. Very very cold this place is. Now the next type of parallels are longitudes. जैसे इक्वेटर अर्थ को 2 हिस्सों में बांटते हैं, इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो लॉन्गिट्यूड्स है, मतलब लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्ग पैरेलल्स हैं, they divide earth into east and west part, and these line of references are called as meridians of longitude. जैसे इक्वेटर 0 डिग्रीज पे होता है, बिल्कुल वैसे ही एक लाइन लॉन्गिट्यूड्स में होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। और बाकी के जितने भी पैरेलल्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो इस प्राइम मेरिडियन के पैरेलल होते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। और ये जो डिग्री है ये फर्दर डिवाइडेड होती है मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। They are semicircles
and distance between them decreases steadily polewards. मतलब जब तक कि ये जीरो पर, दैट इज जो पोल्स होते हैं वहां पर आते आते ये जीरो हो जाती हैं, वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। आप अगर देखेंगे तो सारी मेरिडियंस जो है वो पोल्स पे जाकर इकट्ठी हो जा रही हैं। जैसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, thus it is very very difficult to number the meridians, and all the countries, like they decide that count should begin from meridian which passes through Greenwich, right? This meridian is called as prime meridian. ठीक है? As we count 180 eastward as well as 180 westward, the prime meridian and 180 meridian divides the earth into two equal parts. जैसे कि सर्दर्न और नॉर्दर्न था, अभी ये प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर आप कभी कभी लिखा हुआ देखेंगे ई एन डब्ल्यू ऑल्सो, ई रेफर्स टू ईस्ट एंड डब्ल्यू रेफर्स टू वेस्ट। कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर जो जहाँ पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को काटते हैं, सो दैट प्लेस इज कॉल्ड एज ग्रिड। ठीक है? सो ग्रिड इज दैट प्लेस ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। वहां आपको सही पता लग जाएगा कि कितने ईस्ट, कितने कोई जगह, कितने ईस्ट, कितने वेस्ट, कितने नॉर्थ, कितने साउथ पर वो चीज है, वो जगह है, उसकी लोकेशन बिल्कुल अच्छी तरह से आपको पता लग जाएगी। आप देखते हैं ना कि गूगल में जब आप कहीं जा रहे हैं एंड यू टेक द हेल्प ऑफ गूगल मैप, तो ये मैपिंग क्या है? इट इज नथिंग बट दिस इज द पोजीशन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देती है उस पर्टिकुलर लोकेशन की जिसको आप जाना चाहते हैं। So once you write down that position, that place, the name of the place, Google Map finds out its grid, वो कहाँ है, और उसी के हिसाब से it shows you the proper way and you reach there. Okay, so this is how it works. अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक ये जो टाइम होता है, टाइम को हम कैसे फ्रेम करते हैं, जबकि आपको ये पता चल गया है कि पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ पर एक समय पर दिन रात नहीं होते। ठीक है? तो जो टाइम है, हाउ टू वी कंसिडर टाइम डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। अभी अगर यहाँ जहाँ, अगर सपोज करो हम इंडिया में है, इंडिया में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो क्या लंदन में भी दोपहर के 12 बज रहे होंगे सेम डे? आई डोंट थिंक, क्योंकि उसका जो ग्रिड है वो टोटली अलग है, तो ऑफ कोर्स वहां पर जो टाइम होगा दैट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन टाइम। और इंडिया के अंदर भी आप सोचिए, गुजरात वेस्ट में है, एक्सट्रीम वेस्ट में है, और अरुणाचल प्रदेश जो है एक्सट्रीम ईस्ट में है। इंडिया में होने के बावजूद भी इन दोनों प्लेसेस का जो डिफरेंस है टाइम का, वो 2 घंटे का है। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह के 10 बज रहे हैं, तो उसी वक्त, उसी समय पर गुजरात में सुबह के 8 बजेंगे। देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स। ओके, उसी पहले के वक्त में लोग बाग जो सन के हिसाब से अपने टाइम का अनुमान लगाते थे। जो परछाई होती थी उसके हिसाब से कि एकदम छोटी परछाई है तो बिल्कुल दोपहर है, लंबी हो रही है परछाई तो, या तो अर्ली मॉर्निंग है फिर वो शाम हो रही है, लाइक दैट तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया और लोगों को समझ में आता गया, तो दे हैव गॉट अ प्रॉपर कैलकुलेशंस हाउ टू डू दिस टाइम वर्क। नाउ एज यू नो, जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चक्कर लगाती है। दैट मीन्स कि वो जगह जो ग्रीनविच के ईस्ट में है, मतलब ग्रीनविच के टाइम से आगे है, राइट? और कुछ ऐसे देश भी होंगे जो ग्रीनविच के टाइम से पीछे होंगे, राइट? अब ये समझिए कि अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं
एक पूरा चक्कर लगाने में, एक रोटेशन करने में, इट नीड्स 24 आवर्स, राइट? दैट मीन्स 1 घंटे में 15 डिग्री एंड 4 मिनट्स घूमती है। इसी तरह से अगर हम ये सोचें कि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच से जो 15 डिग्री ईस्ट में होगा, वहाँ क्या बज रहा होगा, राइट? तो 4 मिनट्स का गैप अगर हम लें और 15 डिग्रीज को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट कम्स टू 60 मिनट्स। एंड क्योंकि वो ईस्ट में है जगह, तो वो ग्रीनविच से 1 आवर मतलब 60 मिनट्स आगे होगी। दैट मीन्स अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं, तो उस जगह पर कितना बजेंगे? 1 बजेगा दोपहर को। इसी तरह से अगर कोई देश ग्रीनविच से पीछे है, ग्रीनविच के टाइम से पीछे है, तो यही 60 मिनट्स जो हैं, वो पीछे चला जाएगा। दैट मीन्स उस देश में सुबह के 11 बज रहे होंगे, करेक्ट? तो किसी भी जगह पर जब सूरज आकाश में अपने बेस्ट पॉइंट पर होता है, दोपहर में 12 बज रहे होते हैं, तो उस समय उस जगह का जो लोकल टाइम है, उसको देखा जाता है। और यही रीज़न है कि इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में से जो गाड़ियाँ गुज़रती हैं, मतलब ट्रेन्स जाती हैं और सो सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो उसको हम ये कैसे पता लगा लेते हैं कि वेयर टू गो एंड हाउ टू गो, तो इट इज़ ऑल ग्रिड की वज़ह से है। करेक्ट। जैसे अगर हम ये सोचे कि कोई क्रिकेट मैच हो रहा है लंदन में 2 बजे, ठीक है? शुरू हुआ। अब अगर हमें उसे देखना है, तो हम लंदन के 2 बजे के हिसाब से तो नहीं देख सकते। तो हमें इंडिया में कितना बज रहा होगा उस वक़्त, दैट वी हैव टू कैलकुलेट एंड स्टार्ट सीइंग द मैच, राइट? क्योंकि जो भी डिफरेंस होगा इंडिया और लंदन का, उसके हिसाब से हमें उसे कैलकुलेशन पे डालना होगा कि अगर मान लो अमेरिका 9-10 घंटे पीछे है और अभी यहाँ 12 बज रहे हैं दोपहर के या रात के 12 बज रहे हैं सपोज करो, तो यू हैव टू गो बैक, मतलब 10 घंटे उसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो आप समझ लीजिए कि उस वक्त मॉर्निंग आफ्टरनून के से समवेयर 2-3 बज रहे होंगे। So that calculations, you have to make. And that's how we understand, we come to know कि हमारे पास कितना, मतलब क्या टाइम का कैलकुलेशन हम कैसे करें। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि एक देश जो है वहाँ पर अगला दिन निकल आया है, शुरू हो गया है, सनराइज़ हो गया है और एक देश ऐसा है जहाँ पर पिछला दिन ही चल रहा है। मतलब अगर यहाँ XYZ कोई भी डेट चल रही है, तो कोई ऐसे ये पॉसिबल है कि किसी और देश में कोई और दिन और कोई और ही टाइम चल रहा हो, दैट इज़ पॉसिबल। तो अगर हम मान लीजिए अमेरिका जाएँ अभी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ उतर के अपनी घड़ियाँ और दिन मिलाना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर हम नहीं मिलाएँगे तो उस हिसाब से हमारी घड़ी नहीं चलेगी। सिमिलरली अगर अमेरिका से कोई इंडिया आता है, तो दो वी आर आगे, तो उस हिसाब से घड़ी को मिलाना पड़ेगा सो दैट वी कैन गेट द एक्यूरेट टाइम। So this is how latitudes and longitudes work. Please convey me in the comment if you want to, get clarification of any other thing of this lesson. I can give you the most helpful help that the things can be clear to you. My मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि हमेशा लेसन को बहुत बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि लेसन के हर लफ्ज को जब आप अच्छे से पढ़ते हैं तो यू गैदर लॉट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ इट एंड देन यू come to a discussion level and talk to your friends and teachers. Apart, if you need any help, then you can also visit the site, that is www.skillscoach.co.in, or you please comment. Thank you so much.